हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया। मतलब जिस समय पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, लोग अपने नए साल की प्लानिंग कर रहे थे कि हमको पूरा 2026 कैसे बिताना है। उस समय अमेरिका वेनेजुएला पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। और यहाँ तक कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी हैं, राष्ट्रपति जो हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी है सिलिया फ्लोरेस, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उनको अमेरिका के द्वारा बंदी बना लिया जाएगा और अमेरिका में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आज पूरी बात करेंगे इसके बारे में कि अमेरिका की क्या रणनीति है। मतलब 6, 7, 8 पॉइंट हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या दुनिया नए कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है या द्वितीय शीत युद्ध की तरफ जा रही है? तो 7-8 पॉइंट हम लोग जिक्र करें। हम लोग अमेरिका के द्वारा बताए गए कारण को जानेंगे ही जानेंगे, उसके बाद उसके छिपे हुए कारणों को, मतलब वास्तविक कारणों को जानेंगे। उसके बाद इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी घटना घटती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती है। उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को समझेंगे। उसके बाद चीन, रूस और भारत पर विशेष तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी समझेंगे। ठीक है, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको हम लोग जानेंगे। और इन घटनाओं से क्या संकेत मिलता है, यूएनएससी पर, यूएन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संकेत मिलता है, इन सब चीज़ों को भी समझेंगे। उसके बाद अमेरिका के द्वारा जैसे वेनेजुएला पर आक्रमण किया गया है, ऐसे पहले किन किन देशों को अपना शिकार बनाया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। और आगे किन किन देशों को शिकार बनाया जा सकता है और आगे कौन कौन से देश ऐसा भी काम कर सकते हैं, इन सब के भी बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक सैन्य अभियान चलाया। उस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, अमेरिका ने वेनेजुएला के राजधानी कराकस पर हवाई हमला सैन्य अभियान किया और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर ले गए और अमेरिका में बंदी बना लिया और अमेरिका के न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करने का प्रावधान है। ठीक है, अब इसके पीछे अमेरिका के द्वारा बताया जाने वाला क्या कारण है हम लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी देश जब ऐसा काम करता है तो अपने पीछे कोई ना कोई कारण बताता है बचने के लिए। जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत में बंगाल का विभाजन किए थे तो उन्होंने भी बताया था प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांट रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा ना होकर के हिंदू मुस्लिम फूट कराना था। ठीक है, उसी प्रकार हर घटना के पीछे जो देश जिम्मेदार होगा वो देश उसका कारण बताएगा अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो अमेरिका के द्वारा बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो थे वो ड्रग्स और नार्को आतंकवाद में लिप्त थे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वेनेजुएला में जो ड्रग्स और नार्को आतंकवाद की गतिविधियाँ की जा रही थीं उससे अमेरिका का काफ़ी नुकसान होता था। यहाँ से अमेरिका में भी ड्रग्स का सप्लाई हो रहा था, यहाँ से अमेरिका में भी आतंकवादी कुछ घटनाएं, नार्को आतंकवाद की कुछ घटनाएं घटित हो रही थीं, जिससे अमेरिका क्षुब्ध होकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया। उसके बाद अमेरिका का यह भी कहना है चुनाव में घपलेबाजी हुई है, लोकतांत्रिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, संविधानवाद का हनन हो रहा है, संवैधानिक नैतिकता का हनन हो रहा है। इन सब का हवाला देते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदी बना लेता है। ठीक है, ये तो अमेरिका के द्वारा बताए गए कारण थे। इसके पीछे जो वास्तविक कारण है, वास्तविक कारण कुछ अलग ही है दोस्तों। ठीक है, वास्तविक कारण ये है, आप लोग वेनेजुएला के बारे में जानते ही होंगे कि वेनेजुएला पूरे दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार का देश है और वेनेजुएला तेल का जो निर्यात वहाँ से करता है, चीन को करता है, भारत को करता है और अन्य देशों को करता है, जिससे आयातक जो देश होते हैं जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, अन्य देश हो गए, इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। और इन तेल पर नियंत्रण के माध्यम से अमेरिका कहीं ना कहीं चीन, रूस, भारत और अन्य एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा है। दूसरा कारण है भू राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र की पुनर्स्थापना। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका पश्चिम यूरोप और लैटिन अमेरिका और मध्य अमेरिका में अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ के जब संसाधनों पर उसका अधिकार होगा तभी वो अपने
मंसूबों में कामयाब हो पाएगा। इस प्रकार से वेनेजुएला के तेल भंडार पर अधिकार करके वो लैटिन अमेरिका पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता है। और जाहिर सी बात है, इससे फायदा किसको होगा? अमेरिका को फायदा होगा और अमेरिका के नागरिकों को फायदा होगा, क्योंकि वहां के संसाधनों का उपयोग अमेरिका और अमेरिका के हितों के लिए किया जाएगा। जैसे हम लोग सुनते ही होंगे, अमेरिका फर्स्ट की नीति क्या है। अब इतनी सारी घटनाएं हो गई, जाहिर सी बात है इस पर कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आएंगी ही आएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय व कई देशों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। आलोचना एक कहते हुए ये किया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मतलब कोई भी देश अगर ऐसे किसी भी कमज़ोर देश पर सैन्य अभियान स्थापित कर दे, तो वर्तमान जो आधुनिक काल की जो राजनीतिक संकल्पना है, संविधानवाद की संकल्पना है, एक संप्रभुता की संकल्पना है, उसका हनन हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब अमेरिका ऐसे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कल को चीन भी ताइवान पर ऐसे कर सकता है। और आप खुद सोचिए, क्या भारत पाकिस्तान पर नहीं कर सकता है? वर्तमान में जो बांग्लादेश है, भारत बांग्लादेश पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता है। कुछ भी हवाला दे देगा भारत कि बांग्लादेश से हमारे यहाँ शरणार्थी आ रहे हैं, बांग्लादेश में इतने नरसंहार हो रहे हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ से शरणार्थी जब भारत आ रहे हैं तो भारत के संसाधनों का दोहन हो रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं उनके बीच क्लैश हो रहा है, संसाधन संकट हो रहा है, देश की राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, अखंडता को विच्छिन्न किया जा रहा है, इस पर संकट है। तो भारत इन सब चीज़ों का हवाला दे करके बांग्लादेश पर आक्रमण कर सकता है। अभी जब श्रीलंका में जो है संकट, आर्थिक संकट आया था, भारत इसका भी हवाला दे करके श्रीलंका पर आक्रमण करके उनके संसाधनों पर कब्जा कर सकता था। चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है इस तरीके से, तो है कि नहीं? तो इस तरीके से पूरे विश्व की व्यवस्था जो है एकदम खत्म हो जाएगी। और जो आधुनिक संवैधानिक तंत्र की संकल्पना है, आधुनिक लोकतंत्र की संकल्पना है, वो धरी की धरी रह जाएगी। और आधुनिक लोकतंत्र की जो संकल्पना है दोस्तों, ये सिर्फ संविधान, लोकतंत्र, चुनावी तंत्र के माध्यम से ही है। देशों के राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी जो मानसिकता है, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जितने भी, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, जितने भी ताकतवर देश हैं, जितने भी तानाशाही देश हैं हम लोग देखते हैं, उनकी मानसिकता हजारों साल पुरानी ही है। ठीक है, जैसे राजा दूसरे के क्षेत्रों पर, दूसरे के कमजोर क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, आधुनिक काल शुरुआत हुई, साम्राज्यवाद की भी शुरुआत हुई, उसमें भी यही देखा जाता था, लोग उपनिवेशवाद के दौरान कमजोर देशों के आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेते थे। तो आज भी लगभग स्वरूप बदला है, विचारधाराएं नहीं बदली हैं लोगों की, कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं। प्रणालियां थोड़ी सी बदल गई हैं, सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि नहीं, ये देख सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही की वही हैं। हजारों साल पुरानी मानसिकता ही है कब्जा करने की। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने जो राज्याध्यक्ष और उनकी पत्नी का जो अपहरण किया गया है, इसकी भी आलोचना की है। अब इस पर हम लोग देख सकते हैं किन किन देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। चीन पर प्रभाव, रूस पर प्रभाव और विशेष रूप से भारत पर प्रभाव। इस तरीके से वेनेजुएला जो था वो चीन को तेल का निर्यात ज़्यादा करता था। वहाँ के तेल पर अब जब अमेरिका का एक अधिकार होगा तो चीन को तेल की मात्रा कम मिलेगी और इस प्रकार से चीन और अमेरिका के बीच में भी क्लैश बढ़ सकता है और चीन के विकास को भी, आर्थिक प्रक्रियाओं को भी बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से चीन पर ऊर्जा सुरक्षा का दबाव बढ़ेगा और अमेरिका अपने प्रभाव क्षेत्र में चीन समर्थित किसी भी गतिविधि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, जिससे चीन भी आक्रामक रवैया अपना सकता है। रूस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? रूस पर हम देखते हैं वेनेजुएला और रूस एक दूसरे के राजनीतिक और सैन्य साझेदार देश हैं। अमेरिका का हस्तक्षेप रूस के वैश्विक प्रभाव को चुनौती दे रहा है। यहाँ पर रूस का यूक्रेन के प्रति नज़रिया बदल सकता है और रूस का अन्य क्षेत्रों में भी आक्रामक रवैया देखा जा सकता है। ठीक है, अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? वेनेजुएला वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा स्रोत है भारत के लिए। अस्थिरता से भारत में, अगर भारत के लिए आयात बाधित होते हैं तो इस तेल भंडार के आयात बाधा से भारत में अस्थिरता बढ़ सकती है, भारत में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, फलतः भारत का आयात बिल, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, चालू खाता घाटा CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट भारत का बढ़ सकता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और रुपए की कीमत और धराशायी हो जाएगी और खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी, जिससे भारत में भी आर्थिक संकट की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। रणनीतिक संतुलन को चुनौती मिल सकती है। भारत चूंकि क्वाड में साझेदार है, क्वाड में अमेरिका भी है साझेदार और भारत ब्रिक्स और SCO का साझेदार देश है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका समर्थित देश
और रूस और चाइना समर्थित देशों से भारत किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है, ये भारत के लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है। फलतः भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और कठिन हो जाएगी। यूएनओ में समर्थन का दबाव भी बढ़ सकता है। जैसे यूएनओ में वोटिंग होती है, हम लोग देखते होंगे कि आप अमेरिका के पक्ष में हैं कि किसके पक्ष में हैं, और अमेरिका की ऐसी नीति रही है जो उसके पक्ष में नहीं होता है वो उसको अपना शत्रु देश मान लेता है। ऐसा हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान, जब भारत आज़ाद हुआ था, शीत युद्ध के दौरान हम लोग ऐसी स्थितियां देख सकते हैं। अब इस पर वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर हो जाता है। यूएनएससी यूएनओ की अप्रासंगिकता फिर से एक बार सबके सामने, दुनिया के सामने जग जाहिर हो जाती है। नियमबद्ध वैश्विक शासन कमजोर हो जाता है। वैश्विक ध्रुवीकरण हम लोग देखते हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोप नजर आते हैं, दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और ग्लोबल साउथ के देश आते हैं। और कोल्ड वॉर द्वितीय की यहाँ पर शुरुआत मानी जा सकती है, और कोल्ड वॉर द्वितीय भी संभावित हो सकता है। ठीक है, दुनिया के जो अन्य छोटे छोटे देश हैं उनमें असुरक्षा का भाव हो सकता है। अमेरिका के साथ नहीं है तो खतरा है, वही अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे शत्रु हुए। ऐसी अमेरिका की नीति पहले रहती थी। इससे क्या संकेत मिलता है? मोनरोई डॉक्ट्रिन एक सिद्धांत था जिसको अमेरिका इसकी वापसी मानता है, मोनरोई डॉक्ट्रिन की, जिसको अब कुछ विश्लेषक लोग, डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो डोनरोई डॉक्ट्रिन उसको कहा जा रहा है। मोनरोई डॉक्ट्रिन होता क्या था दोस्तों? अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता था और आज भी रखना चाह रहा है, और इस लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिका बाहरी शक्तियों के प्रभाव को, हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकता है, जैसे चीन और रूस हो गए। यूएनएससी, अन्य वैश्विक संगठनों की जो प्रासंगिकता है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल साउथ के लिए चेतावनी आ रही है। संसाधन समृद्ध देश जो हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं संसाधन समृद्ध हैं, और अन्य देश जो संसाधनों से समृद्ध हैं उन पर खतरा मंडराने की स्थिति भी आ सकती है। वो देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका पहले ऐसे किन किन देशों के साथ कर चुका है। तो हम लोग देखेंगे पनामा में 1989 में, 1989 में वहाँ के राष्ट्रपति नोरिएगा की गिरफ्तारी कर लेता है अमेरिका। और जग जाहिर है, जब इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका देता है अमेरिका, सिर्फ और सिर्फ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD का आरोप लगाकर, मतलब जैविक और रासायनिक हथियार सद्दाम हुसैन, परमाणु हथियार सद्दाम हुसैन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसका आरोप लगाकर सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। हालांकि बाद में ये आरोप निराधार साबित हो जाते हैं, मतलब अमेरिका की विश्व के सामने किरकिरी होती है। अफगानिस्तान में हम लोग देखते हैं 2001 में तालिबान के उदय में अमेरिका का ही योगदान होता है। सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप भी अमेरिका के द्वारा किया जाना नजर आता है भूत में। अब भविष्य में अमेरिका किन किन देशों के साथ ऐसी हरकतें फिर दोहरा सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान है, जहां पर राजनीतिक विश्लेषक लोग कहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाएगा कुछ दिन में, इसलिए अमेरिका के द्वारा उस पर आक्रमण किया जा सकता है। सीरिया पर पुनः जो है कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि सीरिया जो है ईरान और रूस समर्थित है। फिनलैंड पर भी आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि फिनलैंड भी जो है दोस्तों संसाधन संपन्न देश है। मैक्सिको पर भी दोस्तों इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ साल पहले देखे थे मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी में बदलने की कवायद की जा रही थी। पहले हम लोग देख चुके हैं क्यूबा मिसाइल संकट भी आया था, जहां पर क्यूबा पर रूस की साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा हावी हो रही थी, और क्यूबा अमेरिका के पास में ही अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि वहाँ पर रूस का प्रभाव स्थापित हो। अमेरिका वहाँ पर पूंजीवादी अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट भी 1950-60 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव पड़ सकते हैं पूरे विश्व पर। दुनिया दोस्तों अब नियमों से नहीं चल रही है, अब शक्ति संतुलन से चल रही है, शक्ति संतुलन से संचालित होती दिख रही है। यही सबसे बड़ा संदेश इस वीडियो से जा रहा है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं वेस्टफेलिया की संधि 1688 में होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति होती है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। ये सब जो इन सब के जो सिद्धांत हैं, संविधानवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित करना, दूसरे की देश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप न करना, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये सब सिद्धांत ही रह जा रहे हैं, व्यवहार में कुछ और ही हो रहा है। तो दोस्तों इन सब से यही पता चलता है कि अब दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं जो शांति का प्रयास करते हैं, यूएनओ है, यूएनएससी है, इनमें किस प्रकार के परिवर्तन की भी आवश्यकता है। ठीक है, तभी इस प्रकार के जब परिवर्तन होंगे तभी किसी कमज़ोर देश की सुरक्षा की जा सकती है, और मजबूत देशों पर अन्य प्रकार के नैतिक जिम्मेदारी
का आरोपण भी किया जा सकता है। जब तक इन वैश्विक संस्थाओं में सुधार नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें संभव नहीं दिखाई दे रही हैं। आपका क्या विचार है इन सब विषयों पर? आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।